हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 के मॉड्यूल सी के यूनिट 26 यानी इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एक बार इसका रफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस की डेफिनेशन बताई गई है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें एक पार्टी जो होती है वो इंश्योरर होती है, यानी वो इस बात का प्रॉमिस करती है अगली पार्टी को कि किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस होने पर वो उसको इंडेमनीफाई यानी रीइम्बर्स करेगी। इसके बदले में वो जो इंश्योर्ड है यानी जिसको रीइम्बर्स करा जाएगा, उससे एक प्रीमियम लेते हैं, एक सेट अमाउंट लेते हैं। ठीक है, जो इन दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो मॉडर्न इंडियन इंश्योरेंस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1818 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में शुरू हुआ था, जो जिसका सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में। हालांकि ये जो कंपनी थी ये सन 1834 में आकर फेल हो गई थी, लेकिन शुरुआत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से मानेंगे 1818 से। 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास किया गया था, जिसके बाद लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दोनों उसी साल में उसके बाद एडवेंट हुए यानी शुरू हुए। जो LIC थी उसकी मोनोपोली थी कब तक? 1990 तक। भाई जो अध्यादेश था 1956 का, इसके बाद करीब 154 इंडियन, 16 नॉन इंडियन और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज़ और 245 यानी 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरर्स, ये सब मर्ज करके LIC बनाया गया था। तो सन 1990 तक LIC की बेसिकली मोनोपोली थी मार्केट में। लेकिन जब इंश्योरेंस सेक्टर 1990 यानी LPG एरा के बाद में जनरल प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब इसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई। जो प्राइवेटाइजेशन और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सेक्टर में, उसकी क्या हिस्ट्री है? सन 2000 में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए FDI खोला गया था। शुरुआत की गई थी 26% से। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI इंश्योरेंस सेक्टर में 26% परमिट करी थी। बजट 2021-22 में इसको बढ़ाते बढ़ाते 74% तक ले आए। हालांकि अब लेटेस्ट बात ये हो रही है कि इसको 100% करना है, लेकिन अभी फिलहाल ये 74% है, इतना ही ध्यान रखिएगा। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें इंडिया 10th नंबर पर है टोटल 88 कंट्रीज़ में, जो कि डेटा पब्लिश किया गया सुज री यानी री इंश्योरर के द्वारा। ठीक है, हालांकि जो इंडियन का नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो प्रीमियम है वो ग्लोबल नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का केवल 0.79% है, और इंडिया जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 15th रैंक पर है। लाइफ इंश्योरेंस में 10th पर है और वैसे 15th पर है नॉन लाइफ में। जो तो इसका कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में वो ओवरऑल जो वर्ल्ड का है उससे कम है, लेकिन जो ग्रोथ है इंश्योरेंस सेक्टर की इंडिया में वो सबसे हाईएस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पूरा एक डेटा दिया गया कि कितना प्रीमियम लाइफ में है, कितना नॉन लाइफ में, कितना टोटल, ये सब बताया गया। अगर आप चाहें तो उसमें क्यूरियोसिटी पर्पज से आप देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट ये नहीं है। जो इंश्योरेंस, अब देखिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है वो मेजर किया जाता है जो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और GDP, कितनी प्रीमियम टोटल आ रही है और देश की GDP कितनी है, उसके परसेंटेज को बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है एक रेशियो होता है जो कि टोटल प्रीमियम और पॉपुलेशन के बीच में होता है। मतलब देखा है तो पर कैपिटा प्रीमियम कितना है, वह टोटल प्रीमियम मान लीजिए अगर आता है 100 रुपये, और अगर आपका जो जनसंख्या है टोटल वो है मान लीजिए 500, तो 100:500 यानी 1:5 हो जाएगा। ये होगा आपका इंश्योरेंस डेंसिटी, ये बताया गया। इसके बाद ये एक देखिए उसी डेंसिटी और पेनिट्रेशन दोनों का ही ग्राफ दिया हुआ है कि हर साल ये किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है या ऊपर जा रहा है। या आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्टडी कर सकते हैं। ये इसको एक बार देख लेने से आपको बस में फ़ायदा होगा कि आपको ये पेनिट्रेशन और डेंसिटी की दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी कि क्या होता है। एक में GDP आता है और एक में पॉपुलेशन आता है, ये फ़र्क होता है। क्या क्या ऐसे लॉज एंड लेजिस्लेशंस हैं जो कि गवर्न करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को? जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, जैसे कि आपका एक है इंश्योरेंस कंपनीज का एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये सबसे मेन एक्ट है। एक है LIC एक्ट 1956 और एक है जिबना यानी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। तो जो इंडियन लाइफ अश्योरेंस कंपनीज एक्ट है 1912, वो पहला स्टैट्यूटरी मेजर था LIC बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, जिसको बाद में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट इनैक्ट किया गया 1928 में। ठीक है, जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो आया था 1928 में, ये बेसिकली
जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो ये बात कर रहा है 1938 वाला, इसका बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था जिससे कि एक पूरा डेटा निकल कर गया है कि टोटल लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो इंडिया में वो कितना है। 1928 में किया गया था। जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो आगे बताए गए हैं कि हर एक इंश्योरर को, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी पे करके, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा ये हर साल रिन्यू होगा। जो अकाउंट्स होंगे उनका ऑडिट किया जाएगा कि किसी भी हाल में कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रीमियम जो है वो एक्चुअलाइजेशन से ज़्यादा ना ले, मतलब जितना रिलेवेंट, जितना एक्चुअली के थ्रू निकल रहा है उतना ही ले। एक्चुअली भी अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, डिस्कस नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनीज का वो बेसिकली अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में ही किया जाए, मतलब जो भी प्रीमियम कलेक्ट की जाती है वो कहीं इन्वेस्ट की जाती है, तभी तो रिटर्न दिया जाता है ना पब्लिक को। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो सिर्फ अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज में, अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने जो सट्टे में लगा दिया कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, या आपने स्टॉक्स में लगा दिया, ऐसे नहीं कर, सिर्फ अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो साथ ही साथ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वो जब चाहे किसी भी टाइम पर कंट्रोलर को ये ऑर्डर कर सकता है कि वो किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस या किसी भी एजेंट का जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा करके रिपोर्ट सबमिट करें। LIC एक्ट 1956 जो है इसका बेसिकली काम था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में मैनेज करना, इसको रेगुलेट करना, जो प्रोविडेंट सोसाइटीज़ इसके अंदर में आ गए सारे जो भी उस समय चल रहे थे वो सब, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने इसको नेशनलाइज किया था। तो 1956 का ये एक्ट है, इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था, 5 करोड़ रुपये। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 था, ये कब इन्फोर्स हुआ था, 1973 में। सिर्फ आप इसका डेट याद रखिएगा, वो भी 1972-73, आपको इसका बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़ क्या होता है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़ का मतलब हो गया एजेंट। जो भी इंटरमीडियरीज़ का मतलब है कि एक ऐसा ब्रिज जो कि कंज्यूमर, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड या सेल कर रहे हैं, उनके बीच का जो एजेंट है उसको इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़ बोलते हैं। जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं ये एडा के द्वारा लाइसेंस होते हैं, और गवर्न किसके द्वारा होते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट यानी एडा, ठीक है, उसके जो रेगुलेशंस 2002 हैं उसके द्वारा ये गवर्न होते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया और फर्दर एक पूल बना करके उस इंश्योरेंस कंपनी ने आगे और इंश्योरेंस मतलब एक किसी और कंपनी से इंश्योरेंस कराया, उसके लिए GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो जो री इंश्योरेंस है वो बेसिकली जो रिस्क का जो पोर्शन होता है वो इंश्योर का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने सर्विस एरिया पे ध्यान दे सके, और जो रिस्क का पार्ट है वो री इंश्योरेंस कंपनी उसको टैकल करेगी। ये इसका कोर कंसेप्ट है री इंश्योरेंस का। री इंश्योरेंस में पहले मोनोपोली थी, अब नहीं है। जो अंडर सेक्शन 101A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, हर एक इंश्योरर जो है वो इसके लिए ओबलाइज है कि वो री इंश्योर करेगा इंडियन री इंश्योरर के साथ। ये कहा गया कंपलसरी है कि सबको करना है, कि ऐसा नहीं है कि LIC हो या कोई भी कंपनी, सबको री इंश्योरेंस करना है। ये एक कंपलसरी प्रोविजन है सेक्शन 101A के अंतर्गत। जो एक होता है, अब एक लास्ट टॉपिक है इंश्योरेंस रिपोजिटरी। देखिए 2013 तक क्या था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी वो पेपर फॉर्म में इशू की जाती थी, चाहे वो प्रपोजल हो या चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो प्रीमियम हो, सब कुछ पेपर फॉर्म में था। लेकिन बाद में उसको फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म में भी कर दिया गया। 16 सितंबर 2013 से इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम बनाया गया, जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बेटर सर्विसेज मिल सकें। और सबसे मेन चीज़ में ये, किसी भी प्रकार का कोई चेंज होने पर, मान लीजिए आपको नॉमिनी चेंज करना है या आपको उसमें एड्रेस चेंज करना है, नाम में कोई चेंज है, तो उसको इफेक्टिव तरीके से कम समय में और बेहतर एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। सबसे मेन इसका फ़ायदा ये है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Do like and share the video. If you have any suggestions, please feel free to share in the comment section. Thank you so much for valuable time. Do subscribe to the channel also.